सातारा से, अमरावती से, शिरडी से समय मुंबई के लिए, समय मुंबई के लिए, समय मुंबई के लिए, समय मुंबई, समय मुंबई, समय मुंबई, हर जगह समय मुंबई, मुंबई, समय मुंबई, समय मुंबई। देखते रहिए समय मुंबई। सहारा प्रणाम। मैं रणधीर कामले फेस टू फेस इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। सियासत की कमान विरासत में बहुत कम लोगों के हाथ में सौंपी जाती है। उन्हीं में से एक है उद्धव जी ठाकरे। शिवसेना की कमान उन्होंने बहुत ही बखूबी अब तक निभाई गई है। आज फेस टू फेस में वो हमारे साथ रूबरू होंगे। उद्धव जी नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चुनावी माहौल है, बहुत सारी चर्चा बाहर आ रही है। नया प्रयोग आप पहली बार कर रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी आपके साथ है। क्या लगता है ये नया फॉर्मूला आपको सही में जो आपके मन में है वो दिला पाएगा? किस नज़र से आप देखते हो, आपका नजरिया कैसा है, उसके ऊपर ही निर्भर करता है। जरूर हमारी चुनावी गठबंधन तो हुआ है आरपीआई के साथ, चुनाव तो है, चुनाव में तो हमें अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही बहुत सालों से ये दो समाज यानी कि शिवशक्ति और भीमशक्ति एक दूसरे से दूर रहे। दरमियान जो भीमशक्ति है, जिसे हम भीमशक्ति मानते हैं, उनके मन में खास कर कांग्रेस ने हमारे प्रति एक जहर डाला है। अब पूरा जो माहौल है स्पष्ट हुआ है, चित्र स्पष्ट हुआ है। जो गलतफहमी थी वो दूर हुई है और मैं मानता हूं ये दो समाज एक हो जाना, यही हमारी बड़ी कामयाबी, यही बड़ी क्रांति होगी। फिर रही चुनाव की बात, तो चुनाव में तो हमें यश मिलेगा, लेकिन गांव में, शहर में, गली में ये जो समाज एक दूसरे से दूर थे वो करीब आ गए, ये मैं मानता हूं कि बड़ी कामयाबी है। क्या लगता है आपको, ये गठबंधन हुआ फिर भी नाराजगी के सुर कई जगह से अलापे गए रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ? एक बात मुझे बताइए कि शिवसेना ने अपने हिस्से से 20 सीट आरपीआई को दी, बीजेपी ने 9 सीटें दी। मुंबई में रामदास जी के अलावा जितने सारे आरपीआई के गुट है वो कांग्रेस के साथ है। कितने सीटें कांग्रेस ने और एनसीपी ने उनको दी, आप बोलो कितने सीटें दी? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और एनसीपी को सिर्फ वोट चाहिए, हम देंगे कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे हमें लेना है। यही आज तक उनका अनुभव रहा और इसलिए ये जो बड़ा समाज है कांग्रेस से सख्त नाराज है और हमारे साथ आया है। लेकिन और जैसे मैंने हमारी जो मीटिंग हुई रस्ते पे मीटिंग हुई थी और वो भी इजाजत लेके विक्रोल में, उसमें मैंने कहा था कि जैसे आपने सवाल पूछा कि चुनाव में क्या होगा, तो मैंने कहा चुनाव होने से पहले ही हम कामयाब हो गए इंदू मिल के लिए। आज तक आरपीआई को उन्होंने भले रामदास जी को उन्होंने सांसद बनाया था, जरूर बनाया था, कुछ 1-2 मंत्री भी बनाए थे, लेकिन इंदू मिल की जगह नहीं दी थी। भीमशक्ति हमारे साथ आने के बाद तुरंत जैसे कुछ उनको करंट लगा, वो ऐड आती है लगा वैसे करंट लगा, उनके बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए और मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौड़े और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उनको जगह तात्विक, ये तात्विक क्या होता है मुझे मालूम नहीं, तत्वतः मान्यता देता हो। आप प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, क्या आपको निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है? लेकिन उनको ये निर्णय लेना पड़ा। ये बड़ा, मैं मानता हूं कि बड़ा विजय है हमारा। क्या लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी अठावले जी का जो ग्रुप है वो आपके साथ आने की वजह से कांग्रेस एनसीपी घबराई और इसी वजह से जो रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे नेता है उनके पीछे जो कभी कांग्रेस नहीं भागती थी वो भागने लगी, वो भागी और एक दूसरे की आलोचना करते करते उनकी मजबूरी है कि उनको एक आना पड़ रहा है। उनको कोई प्यार से नहीं आए, मजबूरी है उनकी। हमारे यहाँ एक प्यार है, हम लड़ते लड़ते एक नहीं आए हैं, हम तो पहले सेना भाजपा एक थे ही, आज भी है, और आरपीआई और एक अच्छी शक्ति हमारे साथ आई है। वहां पे आप देख रहे हो कि एनसीपी और कांग्रेस एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और एक मजबूरी है उनकी कि उनको सिर्फ मुंबई चाहिए, मुंबई का पैसा चाहिए। वो बोल रहे, मैं नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि शिवसेना की आर्थिक ताकत, रसद उनको बंद करनी है। मतलब आपका लक्ष्य मुंबई के पैसों के ऊपर है, मुंबई के ऊपर नहीं। क्योंकि आज तक जितनी सारी आपत्ति मुंबई पर आई, कहां थे कांग्रेस वाले, कहां थे एनसीपी वाले? क्या आपने कभी देखा है कि जहां भी, यहां मुंबई में जब भी आपत्ति आई, शरद पवार दौड़ के आए? यहां वो भले आतंकवादियों का हमला हो, भले वो
बाढ़ आई थी 2005 में, वो हो या कुछ भी होने दो, ना कभी शरद पवार आए, बाद में कभी वक्त मिला तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सलाम मुंबई कर चले जाते हैं, बस काम हो गया। अब चुनाव के दरमियान आएंगे लोगों को लुभाने के लिए या फंसाने के लिए, लेकिन जब मुंबई को जरूरत होती है तो सिर्फ शिवसेना ही मुंबई के साथ रहती है। और इसलिए पिछले 15 साल से और आने वाले 5 साल में मुंबई की जनता और उसके बाद भी मुंबई और शिवसेना, ये रिश्ता गहरा ही रहेगा। लेकिन बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुंबई के सिविक जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म करने में, वो सुलझाने में यहाँ शिवसेना कम पड़ी है। रास्ते ठीक नहीं है, गटर की समस्या है, झुग्गियाँ बढ़ती जा रही है। शिवसेना की सत्ता इतने सालों के होने के बावजूद आप उसको रोकने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए मैंने जो मेरे कैंपेन की शुरुआत की, प्रचार की शुरुआत की, मैंने मराठी में जो बताया, होर्डिंग लगाए थे, उसका ये था करून दाखवले, हिंदी में लगाया कर दिखाया। और उसमें मैंने फोटोग्राफ्स दिए हैं। पानी की समस्या है, लेकिन पानी की समस्या सुलझाने के लिए आपको जानकारी है कि पूरे देश में सिर्फ मुंबई महापालिका एकमेव महापालिका है जो अपना डैम बना रही है। ये काम सरकार का होता है, लेकिन महापालिका ये काम कर रही है, और इस आने वाले नवंबर से वहां से पानी मुंबई के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। आपको जानकारी है 2005 में जितनी बाढ़ आई थी, बारिश हुई थी, 2005 में जितनी बारिश हुई थी लगभग उतनी बारिश अब हुई। कभी आपने देखा बाढ़ आई है मुंबई में? तो पंपिंग स्टेशन हमें बनाए। मुंबई की सड़क के लिए मैं जरूर बताऊंगा कि पिछले 5 साल में मुंबई में कुल मिलाकर 1940 किलोमीटर रास्ते हैं मुंबई के। उनमें से कुछ रास्ते सरकार के हैं, जैसे ये दोनों एक्सप्रेस हाईवे है। वहां जो खड्डे पड़ते हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार का पाप है, हमारा नहीं है। ये आप भी जानते हैं। कई सारे ऐसे रास्ते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन उसके ऊपर अगर खड्डा होता है तो उसका भी पाप हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, लेकिन वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार की है। म्यूनिसिपालिटी ने जैसे हजारी का रास्ता बनाया, नहीं बनाया, बहुत सुंदर सड़क बनाई है, लेकिन ये कोई दिखाता नहीं है। पिछले 5 साल में, उसके पहले लगभग 500 किलोमीटर रास्ते कंक्रीट के हुए थे, पिछले 5 साल में 125 किलोमीटर हुए। इस आने वाले 2 साल में हमने सड़कों को प्राधान्य दिया है। पिछले साल मलेरिया को दिया था। आप तो जानते हैं कि 2010 में मलेरिया, डेंगू, क्या आपने अनुभव किया कि उस वक्त जितना मलेरिया हुआ था या डेंगू का प्रादुर्भाव था, पिछले साल हुआ? काम किसने किया? सरकार ने किया या म्यूनिसिपैलिटी ने किया? क्या लगता है आपको कि अलग अलग एजेंसी के द्वारा मुंबई पर कंट्रोल करने के जिस तरह से सरकार, जिसका ये फल है, मेट्रो का काम कहां तक आया है, मोनोरेल का काम कहां तक आ गया, जो स्काईवॉक बना है किसका काम है, क्या स्थिति है उनकी? और चलो मैं चुनौती देने के लिए और लेने के लिए तैयार हूं। पिछले 5 साल में या पिछले 1 साल में, चलो पिछले 1 साल में मैंने महापालिका के माध्यम से जितना काम किया है वो लोगों के सामने मैंने रखा है। मुख्यमंत्री जी, पिछले 1 साल आपने क्या किया है मुंबई के लिए, राज्य के लिए, वो लोगों के सामने रखो। चलो मेरी तैयारी है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इस शहर के प्रॉब्लम सही में सुलझाने हो तो इंडिपेंडेंट बीएमसी को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिए और ना कि दूसरी एजेंसी का इंटरफेयर ना हो? बिल्कुल। अगर आप जिम्मेदारी देना चाहते हो तो साथ में अधिकार भी चाहिए। अधिकार आपके हाथ में और जिम्मेदारी मेरी। आप एफएसआई बढ़ाते जाएंगे, आप टावर बांधने के लिए परवानगी देंगे, परमिशन देंगे, उसको पानी देने की जिम्मेदारी मेरी, उसका जो सब ड्रेनेज है वो लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी। जिस तरह से मुंबई के प्रॉब्लम के सॉल्व करने की बात है, तो सही में शिवसेना ने जो अब तक किया है वो आप सक्सेस मानते हैं? बिल्कुल मानते, क्यों ना माने। मुंबई की पानी की जो समस्या है, एक बात सच है, मुंबई की आबादी 1.5-2 करोड़ की है। मुंबई के पास जो पानी उपलब्ध है वो 70-80 लाख लोगों के लिए है या 90 लाख लोगों के लिए। मतलब एक उदाहरण के तौर पर हम आधा ग्लास ही पानी पी रहे। इससे ज्यादा पानी मिलने के लिए हमने जैसे मिडिल वैतरणा का काम हम पूरा करने जा रहे हैं, और 2 डैम की जरूरत है, गारगाई और पिंजाळ। लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, राज्य सरकार की अनुमति रखती है। इसके बावजूद और पानी लगने वाला है। इनकी अनुमति कब मिलेगी, हम काम कब करेंगे, तब तक मुंबई की आबादी बढ़ेगी। तो ये जो बैकलॉग है वो रहेगा। हमारी जब सरकार थी तो 55 उड्डान पुलों का, फ्लाईओवर का निर्माण हमने किया। सीलिंग का भी काम मेरे पिताजी के हाथों से, मतलब माननीय बाला साहब जी के हाथों से उसका भूमि पूजन होता। मुंबई पुणे का रास्ता हमने बनाया। अगर उस वक्त हमारे हाथों में सरकार नहीं आती तो मुंबई की हालत आज क्या होती? तो क्या ये काम का श्रेय आप नहीं देना चाहते हमें? बिल्कुल सही।
अगर मुंबई का सही मायने में पूरी तरह से विकास हो तो दूसरी एजेंसी का इंटरफेयर ना हो, पूरी ताकत से सत्ता सिर्फ बीएमसी के में हाथ में होनी चाहिए, इस तरह का उद्धव जी का कहना है। लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि पार्टी संगठन में इस बार बागियों की ज़्यादातर से जो चर्चा थी वो चर्चा कैसे थमी और क्या किया उन्होंने। लेते हैं एक ब्रेक। जब से देखा है तुझे दिल दीवाना हो गया, जब से देखा है तुझे दिल दीवाना हो गया। तू मिले बस मुझे है ये आरज़ू, I like you। जब से देखा है तुझे दिल दीवाना हो गया। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye. Live closer to the moon. Supertech, yours for life. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि इस बार बहुत चर्चा हो गई कि बागी उम्मीदवारों की संख्या अधिक होगी। शिवसेना में सिर्फ चर्चा हुई, शिवसेना में बगावत कहाँ हुई? जितनी अन्य पार्टियों में बगावत हुई, शिवसेना में कहाँ हुई? अन्य पार्टियों में तो आपने देखा, आपके माध्यम से मैंने देखा कि कार्यालय में उनकी तोड़फोड़ होगी, उनके नेताओं के घर के सामने नारेबाजी हुई। यहाँ क्या हुआ? लेकिन शिवसेना ऐसी पार्टी है कि आप तक हिम्मत नहीं होती थी कि बाहर चर्चा करने की, लेकिन चर्चा किसने की? शिवसेना ने नहीं की, शिवसेना ने नहीं चर्चा हुई, शिवसेना के बाहर के लोगों ने चर्चा की। हाँ, एक बात स्वाभाविक है कि ये किसी को ऐसी चाहत होनी कोई गलत बात नहीं कि मुझे यहाँ से पार्षद बनना चाहिए मैं, या मुझे एक मौका मिलना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक उसकी भी सीमा होती है। इसके बाद जब निर्णय लेने का क्षण होता है तो शिवसेना में मैं तो ये मानता हूँ कि शिवसेना का वैभव है, ऐश्वर्य है कि शिवसेना में एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता है, महिला भी है और पुरुष भी है, और इनमें से सही निर्णय लेना बहुत ही कठिन काम होता है। ये इस बार बहुत लोगों की, आपके भी बहुत सारे जो टिकट मांगने वाले थे उन्होंने भी बाहर बयानबाजी करने की कोशिश की। इतना माहौल सभी पार्टियों में शिवसेना के साथ भी बाहर उछला, लेकिन आप किस तरह से कर पाए, क्योंकि इतना बड़ा ये था। पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बाहर जिसने भी ये करने की कोशिश की वो असली चित्र नहीं था, सिर्फ एक कुछ बात परसेप्शन। जैसे हमारे मंगेश सातमकर है, वो तो लगातार मतलब वो शिवसैनिक ही है, उनके नाम से कुछ चर्चा हुई, उन्होंने कहाँ चर्चा की? मंगेश ने कहाँ की? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक है चाहते थे, उम्मीदवारी चाहते थे, लेकिन वो शिवसैनिक है। जैसे बाला साहब का आदेश हो, संगठन शिवसेना का निर्णय है, वही वो मानने वाले हैं। और इसके बावजूद कुछ लोगों को जो पार्टी के बाहर के हैं वो मुझे सलाह देते हैं कि उद्धव लोगों से मिलते नहीं है। ऐसे कोई नेता है दूसरी पार्टी चलाते हैं, पार्टी की चीफ है वो। इसका अर्थ यह कि वो लोगों को बहुत मिलते हैं, लोगों को नहीं मिलने वाला मैं और लोगों को हमेशा मिलने वाले वो। तो क्या मैं इसका अर्थ ऐसे लगाऊं कि मेरे पार्टी में तो बगावत नहीं हुई, नारेबाजी नहीं हुई, लेकिन उनके पार्टी में हुई, तो क्या आप लोगों को ज्यादा मिलते, उसका ये असर हुआ क्या कि लोग आपसे मिलकर नाराज हो गए? ऐसे नहीं है। मैं भी यहाँ सुबह 3-3, 4-4 बजे तक बैठे रहा। मेरे शाखा प्रमुख जो महिला भी है, पुरुष भी है, विभाग प्रमुख है, अन्य पदाधिकारी है, हमारे नेता है, उनके साथ सलाह मशवरा करते करते और सारी जो जानकारी मिलते रही और लोगों के साथ बातें करते करते हमने ये लिस्ट बनाई। इसका परिणाम ही यही है कि हमारी लिस्ट अच्छी बनी और इस पूरी टीम की जिम्मेदारी मेरी है। जो मुंबई कर विश्वास रखने वाले हैं, उनको वोट देने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। इस टीम से काम करके लेने की जिम्मेदारी यानी वचन मैं देता हूं। जिस तरह से बगावत को रोकने में आप कामयाब हुए, मुंबई में जो शिवसेना की जो आइडेंटिटी है कि मराठी आदमी के लिए लड़ने वाली पार्टी, इस बार आप, इससे पहले तो आपके पार्टी से नेता कुछ छोड़ के गए, दूसरी पार्टी आई, MNS जैसी पार्टी है, तो क्या नहीं लगता आपको कि मराठी वोटर्स में डिवाइडेशन होगा? अब कांग्रेस में भी एक बागी गुट है,
उनका कहना है कि कांग्रेस में मराठी लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। वो भी तो मराठी है, वो भी तो मराठी है, मतलब सभी पार्टी में मराठी है। तो मुंबई, इसके बावजूद मुंबई की जनता बार बार हमारे ऊपर ही विश्वास क्यों रखती है, इसमें सब स्पष्ट है। तो इसका मतलब डिवाइडेशन का नुकसान नहीं होगा, और जो नुकसान नहीं होगा क्योंकि अब लोग काम चाहते हैं, नौटंकी नहीं चाहते। नौटंकी एक पल भर के लिए मान लो कि हंसी मजाक के लिए ठीक है, लेकिन काम चाहिए। मुझे अच्छा पानी चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए। सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं, मेरे परिवार का और मेरे आने वाली पीढ़ी है, बाकी सारा पूरा समाज है। और मेरा शहर दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन देश का एक सर्वोत्तम शहर बनाने का मेरा प्रयास हमेशा रहेगा। शिवसेना हमेशा काम पर करने पर भरोसा रखती थी, काम किया, जिसकी चर्चा, जिसका छाती ठोक के दूसरे पार्टी नेताओं की तरह बताने की आदत नहीं है शिवसेना की। लेकिन इस बार आपको बुक्स निकालने पड़े, कैंपेन चलाना पड़ा कि हमने एक कर दिखाया। बिल्कुल, क्यों ना करूं? अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया तो मैं गर्व से कहूंगा ये मैंने कर दिखाया है। लोग, अगर मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है तो वो उनका बुक निकाले कि ये मैंने कर दिखाया है, दिखाओ। चलो, अन्य पार्टी को मैं आह्वान करता हूं, चुनौती देता हूं, मतलब रिक्वेस्ट भी करता हूं और चैलेंज देता हूं कि मुंबई के लिए पिछले 5 साल में, पिछले 1 साल में हमने म्युनिसिपैलिटी के माध्यम से जो भी कुछ किया, आपने क्या किया, आप दिखाओ। एक तो पहले मुख्यमंत्री जी ने मुंबई के लिए समय कितना दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा पैसे बढ़ाकर उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, और जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। कौन बोल रहा है? मुख्यमंत्री ने। फिर कमिश्नर उनका ही आदमी है, वो क्या कर रहे हैं? सुबोध कुमार जी एक अच्छे कमिश्नर है, उन्हीं ने तो दिए हैं और वो माने जाते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन मैं आपको एक कागज दिखाऊंगा, विधानसभा में ये प्रश्न पूछा गया कि ऐसे कितने भ्रष्टाचार के कितने सारे केसेस आपके पास आए हैं और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, तो उसका उत्तर है निरंक, मतलब ऐसे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री, आज तक उनके लिए मेरे मन में एक भावना थी कि ये आदमी कुछ काम तो नहीं करता है लेकिन कम से कम सच बोलता है, लेकिन अब वो झूठ भी बोलना उन्होंने शुरू किया। और ये सारे कॉन्ट्रैक्टर हो, ये क्या हमारे घर से नहीं है? टेंडर कौन बनाता है? प्रशासन बनाता है। प्रशासन किसका होता है? शासन का होता है। हम पकड़ के नहीं लेते कि कॉन्ट्रैक्टर तू भरना चाहता है, तू करना चाहता है, आप करना चाहते हैं, चलो, ऐसे नहीं होता ये बात। और वो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वहां सारे पार्टियों के मेंबर रहते हैं। ये जो कैबिनेट होता है उनका तो सिर्फ उनके पार्टी के मेंबर होते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो और इसके बावजूद पहले तो उनके ऊपर जितने आरोप लगे कांग्रेस राष्ट्रवादी पर, आदर्श का पहला एक जवाब दो कि आदर्श की जमीन किसकी है? आप राज्य की मुख्यमंत्री हो, मुंबई आपको चाहिए, लेकिन मुंबई में आदर्श जिस जगह पर बनी है वो जगह किसकी है? आपकी है या फौज की है? वही आपके पास जानकारी नहीं, तो कैसे चले मुंबई जीतने के लिए? आर पाटिल भी आप पर आरोप कर रहे हैं कि जब जिला परिषद के चुनाव है, दूसरे नगर पालिकाओं के चुनाव है, लेकिन शिवसेना सबसे ज़्यादा ध्यान सिर्फ मुंबई पर दे रही है क्योंकि यहाँ पैसा खाने को मिलता है, इसीलिए इन पर। तो मतलब साफ है कि इनका लक्ष्य मुंबई के ऊपर नहीं है, मुंबई के पैसों के ऊपर है। और यही मैं कहना चाहता हूँ, कई बार कहा हूँ कि मुंबई से जितना पैसा दिल्ली को जाता है, आज के दिन लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए जा रहा है। उसके सामने मुंबई को क्या मिल रहा है? मुंबई को हर साल लगभग 200 करोड़ मिल रहा है। मतलब क्या मुंबई भिखारी नहीं है? पूरे देश से जितना रेवेन्यू कलेक्ट करती है केंद्र सरकार, उसमें से 35 से 40% मुंबई से जाता है, 1.25 लाख करोड़ रुपया। और भले आर पाटिल या मुख्यमंत्री कुछ भी कहे, उनकी सरकार, वो जो सरकार चला रहे हैं, वो सरकार 2.25 लाख या 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। मतलब आप सोचो जरा कि 2 साल, सिर्फ 2 साल मुंबई से जितना पैसा दिल्ली में जाता है, वो पैसा अगर राज्य को मिले तो मेरा ये महाराष्ट्र राज्य कर्ज मुक्त होता है। तो एक तरीके से एक जगह ये चला रहे सरकार, जो जिसके ऊपर 2.5 लाख या 3.25 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, और हमारे हाथ में म्युनिसिपैलिटी है। वो म्युनिसिपैलिटी ऐसी है कि देश में शायद एकमेव म्युनिसिपैलिटी होगी जिसके ऊपर 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। अगर हमें पैसा खाना होता तो मुंबई, मतलब जैसे बीच में मंत्रालय को ताला लगने की आफत आई थी, तो म्युनिसिपैलिटी को ऐसे कभी हुआ नहीं। लेकिन आप ये कहना चाहेंगे कि आपके पार्टी के कारपोरेटर 1 रुपया भी इस जो विकास काम के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं खाते? आप निकालो ना, आप आरोप लगाते हो तो केस निकालो। जैसे आदर्श की है, ये जो बैंक, सहकारी बैंक है, किसने बर्खास्त की है? आप आरोप लगाते लोगों की, मतलब लोगों के आंखों में धूल नहीं झोंकना। आप आरोप लगाते वक्त बोलो इसमें इतना पैसा खाया है, चलो
निकालो। लेकिन साथ ही साथ जो काम अच्छा हुआ है, क्या आपको जानकारी थी पहले कि मुंबई की म्युनिसिपैलिटी कर्ज मुक्त है? पूरे दुनिया में जितने शहर पानी सबसे सस्ते दर में देते हैं उनमें से एक मुंबई है। सबसे सस्ता पानी मुंबई का है, बराबर है। मुंबई में फायर ब्रिगेड जो है वो पूरे देश में सबसे टॉप क्वालिटी का है। अपना खुद का डैम बनाने वाली मुंबई म्युनिसिपैलिटी एकमेव म्युनिसिपैलिटी है। वर्चुअल क्लासरूम, वो जो शिक्षा पद्धति है वो देने वाली मुंबई एकमेव महापालिका है। मुंबई के म्युनिसिपैलिटी के जो हॉस्पिटल्स है वो और राज्य सरकार के हॉस्पिटल, आप उसकी तुलना करो तो चलो ना, मैं तैयार हूं। भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है तो मुझे बोलो कि आपने इसमें पैसा खाया है। कहां है आपके पास सबूत? सबूत तो छोड़ो, उदाहरण भी नहीं है। और इतना ही नहीं, पल भर के लिए मानो कि हमने पैसा खाया है तो वहां चेक देने वाला नगर सेवक नहीं होता है, प्रशासकीय अधिकारी होता है जो गवर्नमेंट से आता है। क्या वो देखता नहीं है कि हम पैसा खा रहे हैं और वो क्या हमारे शामिल है? बिल्कुल सही। उद्धव जी ने ये साफ कहा है कि उनके पार्टी के कारपोरेटर ने ना ही भ्रष्टाचार से जुड़े हैं और अगर है तो सरकार ने उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। लेते हैं ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का विकास किस दिशा में होना चाहिए, किस तरह से उद्धव जी सोचते हैं कि महाराष्ट्र अगले 10 साल में कहाँ तक पहुँचना चाहिए। लेते हैं ब्रेक। आज ये बेवजह दिल नहीं बेकरार, होश है लापता, जिस्म की प्यास है। पैसा उगने वाला पेड़ होता तो अच्छा। पैसा उगने वाला पेड़ ही चाहिए क्या? जब घर में पड़ा है सोना, महापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए और आसान। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye. Live closer to the moon. Supertech, yours for life. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उद्धव जी, बहुत ऐसे नेता देखे हैं कि जो खुद की ज़मीन तैयार करके खड़े हो जाते हैं। आपको विरासत में शिवसेना जैसी इतनी मजबूत पार्टी में मेरा सौभाग्य है कि मैं बाला साहब और मेरी माँ उनका बेटा हूँ और ये मेरे पता नहीं कितने जन्म का मेरा भाग्य सौभाग्य है। लेकिन ये नहीं हुआ, आपके हाथ में कमान सौंपी गई और आराम से आपको काम करने को मिल रहा है। बहुत सारे क्राइसिस आए जब से कमान संभाली, तभी से लेकर अब तक अलग अलग क्राइसिस। आप भी मानते मेरी एसिड टेस्ट है तो चलो, मैं तैयार हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ। तो ये कौन सी शक्ति है कि जिसके ताकत पर आप ये क्राइसिस को शांत रहकर फेस करते हैं? माँ और बाला साहब का आशीर्वाद। माँ तो खैर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसे एक मैं मानता हूँ कि उसका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। बाला साहब तो मार्गदर्शन कर ही रहे हैं और मन में पाप नहीं होना ये बड़ी ताकत होती है। मन में पाप नहीं होना ये बड़ी ताकत होती है। तो मैं मानता हूं कि ये शहर मेरा है, ये राज्य मेरा है, देश मेरा है। फिलहाल राज्य जब हाथ में आए तो आए, लेकिन मुंबई कर जो है वो मेरे प्रति उनका प्यार है, विश्वास है। तो मेरा कर्तव्य है कि उनकी जो भी समस्या है या उनको जितनी दे सके मैं सुविधा दूं। बाला साहब ने आपको हर कदम पर सीख दी है। कौन सी ऐसी सीख है कि जो ऐसे क्राइसिस के वक्त, ऐसा कौन सा वाक्य है कि ऐसे क्राइसिस के वक्त आपको सपोर्ट देता है? एक तो आप सब जानते हो कि बाला साहब किसी से डरते नहीं। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर दिल में अपना दिल साफ है, मन में कोई पाप नहीं, तो डरू किससे? डरू किससे मैं और क्यों? दुश्मन तो होने चाहिए, उसमें एक दुश्मन नहीं हो तो जीत की कोई मजा नहीं आती। तो आज जैसे दोनों कांग्रेस की मजबूरी है, मैंने कहा कि वो उनको इकट्ठा आने पर वो मजबूर है शिवसेना को खत्म करने के लिए, यही हमारी ताकत है। नहीं, लेकिन आपके घर के लोग थे, बाहर के लोग, सब कोशिश हो गई, घर तोड़ा, पार्टी तोड़ी, करो जो कुछ करना है करो, लेकिन
वो यही समझे ही नहीं कि बाला साहब और शिवसैनिक ये रिश्ता इतना गहरा है कि उनके दोनों के बीच में कोई ऐसी व्यक्ति या कोई ऐसी शक्ति काम नहीं कर सकती कि वो एक दूसरे से जुड़ा करे या उनके ऊपर वो जीत सके। ऐसी कोई ताकत नहीं है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पार्टी है, मैं चला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह से क्राइसिस है, बिना वजह क्यों मैं सर पर ले लूँ, मैं शांति से बैठूं? मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं चुनौती झेलने वाला और चुनौती देने वाला हूँ। मेरा रास्ता सीधा है। जैसे आपने देखा कि मैंने जो काम किए इतना, ये पूरा सारा माहौल था। संघर्ष तो मैं करते रहूंगा, करूंगा, लेकिन संघर्ष के साथ ही मैंने काम किए हैं। मुझे बताओ ऐसी कोई पार्टी है कि संघर्ष या आरोप लगाने में उनको मजा आती है, लेकिन साथ में किया हुआ काम आप दिखाओ, मैं दिखा रहा हूं, आप दिखाओ। तो मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं दुश्मन को भगाऊंगा। एक आप सेंसिटिव कलाकार भी है, ऐसा नहीं लगा कि बहुत हो गया, एक ऐसा वक्त, ऐसा क्षण? कलाकार हूं इसलिए काम कर सकता हूं। मुंबई के लिए जो भी मेरे सपने हैं, महाराष्ट्र के लिए जो भी मेरे सपने हैं, वो एक कलाकार हूं इसलिए मैं सपना देख सकता हूं अच्छा। और इसलिए आपने जैसे कहा कि हाँ ऐसे लगता है कि ये बहुत हो गया, क्या बहुत हो गया, ये एक दूसरे की आलोचना। आप काम करो ना, आपको अगर काम करने की आपकी औकात नहीं है तो आप आरोप क्यों लगाते हो? आप काम करो, मैं काम कर रहा हूं, आप करो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये मैंने कर दिखाया, आप बोलो आपने कर दिखाया, तो एक पॉजिटिव जो बात होती है वो करो आप। तो एक भी ऐसा वक्त नहीं था कि उस वक्त लगे अब छोड़ दो कुछ? बिल्कुल नहीं। मैं जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं हूं। अगर बाला साहब कहे या शिवसैनिक कहे कि रुक जा तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन दुश्मन कहे तो उसको मैं रोकूंगा। महाराष्ट्र सबसे आगे जाना ये सपना था बाला साहब का, अभी भी है, आप भी उसको लेकर जा रहे हैं। अगले 10 साल में महाराष्ट्र में कौन से ऐसे इश्यूज है जिस पर काम करना चाहिए कि जो 10 साल के बाद ना? देखो एक बात ऐसी है कि जब तक हमें कोई मौका नहीं मिलता तब तक ये सारी बातें फिजूल की बातें होगी। सपना, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं सपना देख सकता हूं, लेकिन हाथ में ताकत हो सपना पूरी करने की तो उस सपने को अर्थ होता है। सिर्फ सपने देखने वाले बहुत होते हैं। मैं सपनों का, ना ही मैं सपनों का सौदागर हूं या ना ही मैं ऐसे सपने देखता हूं कि जो कभी सत्य में मैं ना ला सकूं। अगर मेरे हाथ में सरकार आएगी तो मैं सिर्फ सपना नहीं सच्चाई दिखाऊंगा करके। तब मैं राज्य का काम कर फिर मैं दिखाऊंगा कि ये मैंने कर दिखाया। ये कौन से इश्यू है जिन इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए अगले 5 साल में या 10 साल में? बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक मेरे हाथों में मैं नहीं कुछ बनना चाहता, लेकिन सरकार चलाने का मौका नहीं मिलता तब तक ये कहना क्या है। आज भले मैं कुछ भी कहूंगा और आप मान लोगे, लोग मानेंगे, फर्क नहीं पड़ता। आखिरी सवाल, मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ दूसरे महानगर पालिकाओं में चुनाव है, जिला परिषद है, क्या चित्र सामने आएगा इस सारे चुनाव के बाद? लोगों ने तय करना चाहिए कि क्या हमें भ्रष्टाचारी लोगों के हाथ में फिर से एक बार सत्ता देनी है या इनको हमेशा के लिए दूर रखना है। यह आप लोगों ने तय करना चाहिए, क्योंकि चर्चा तो बहुत होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत हुई है, लेकिन अब जनता के हाथ वो मौका अब आया है, वो निर्णय लेने का क्षण आया है और जनता अब तय कर सकती है कि क्या उन्हें भ्रष्टाचारी सत्ताधीश चाहिए या दूसरे साफ सुथरे सत्ताधीश चाहिए। बिल्कुल सही। शिवसेना ने ये ही तय किया है कि अगर उनके हाथ में पूरी तरह से सत्ता आती है तो ही वो कुछ जो उनके दिमाग में है महाराष्ट्र का चित्र किस तरह से बदलना है और किस तरह से महाराष्ट्र को आगे ले जाना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक मुझे रणधीर कामले को इजाज़त दीजिए। सहारा।